अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पाकिस्तान पर बार बार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इल्जामात लगाने वाले इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बैनुल-अक़वामी सफारतकारी की बहुत बड़ी डेवलपमेंट में कनाडा की जानिब से सरकारी सतह पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के संगीन इल्जामात लग चुके हैं। सिख रहनुमा प्रदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात को लेकर इंडिया और कनाडा में सिफारती कशीदगी जो है वो इंतहाई कशीदगी उसमें बढ़ चुकी है। कनाडा ने आला तरीन इंडियन सिफारतकार को कैनेडियन सरजमीन से बेदखल कर दिया है, जिसकी वजह रवां साल जून में होने वाला सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजार का कनाडा में ही कत्ल था। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पीर के रोज हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कनाडा की पार्लियामान में खिताब करते हुए कहा कि कनाडा की सरजमीन पर किसी कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्विस होना हमारी खुद मुख्तारी की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। कैनेडियन वजीर आजम ने पार्लियामान से अपने खिताब में यह भी कहा कि कैनेडियन सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजार के कत्ल में भारतीय हुकूमत का क्रेडिबल उनके पास एविडेंसेस हैं कि उनके एजेंट्स मुलव्विस हैं। जस्टिन ट्रूडो ने वाजे किया कि कनाडा के कानून नाफिज करने वाले इदारों को गुज़श्ता चंद हफ्तों में हरदीप सिंह निजार के कत्ल में इंडिया के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने ईवान को यह भी बताया कि उन्होंने हाल ही में G20 कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात में इस मामले को उठाया था और इंडिया को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भरपूर तरीके से आगाह भी किया। कैनेडियन वजीर आजम के मुताबिक उन्होंने नरेंद्र मोदी पर वाजे किया कि कनाडा के लिए उसके शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है और किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती में मुदाखलत आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। कैनेडियन हुकूमत ने अब तक हरदीप सिंह के कत्ल में इंडिया के मुलव्विस होने के जमा होने वाले शवाहिद भी भारतीय एजेंसियों के साथ शेयर करने का ऐलान किया है। कैनेडियन वजीर आजम के ज़ाहिर ख्याल के बाद कैनेडियन जो वजीर खारजा हैं मिलानिया जोली, उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आला तरीन भारतीय सिफारतकार पवन कुमार को हरदीप सिंह के कत्ल के मामले पर मुल्क बदर कर दिया गया है। कैनेडियन वजीर खारजा ने यह भी कहा कि मुल्क बदर किए जाने वाले भारतीय सिफारतकार कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह थे। दूसरी जानिब इंडियन हुकूमत ने भी कैनेडियन हुकूमत के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए भारत में तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर को बेदखल कर दिया है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक इंडिया ने कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और उन्हें 4 से 5 रोज के अंदर मुल्क छोड़ने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। कनाडा की खुद मुख्तारी में मुदाखलत का मामला अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने भी रखा गया है, जिस पर व्हाइट हाउस में कौमी सलामती कौंसिल की तर्जुमान में अपने बयान में यह कहा है कि अमरीका को जस्टिन ट्रूडो की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर गहरी तशवीश है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये अमेरिका की जानिब से। उनके बकौल हम अपने कैनेडियन साथियों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। ये इंतहाई अहम और हसास मामला है, इसकी तहकीकात आगे बढ़नी चाहिए और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। बरतानिया ने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि वो ऐसे संगीन इल्ज़ामात के हवाले से कनाडा के साथ करीबी राब्तों में है। लंदन में एक हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि कैनेडियन हुकाम की जानिब से जारी तहकीकात के दौरान इस पर मजीद तबसरा करना नामुनासिब होगा। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने भी मामले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया इन इल्जामात पर सख्त फिक्रमंद है कि भारतीय हुकूमत कनाडा में एक सिख रहनुमा के कत्ल के पीछे हो सकती है। इससे पहले सिखों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम SFJ ने कैनेडियन वजीर आजम के बयान की हिमायत करते हुए भारतीय सिफारतकार पवन कुमार की मुल्क से बेदखली का मुतालबा किया था। सिख फॉर जस्टिस के एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ट्रूडो ने SFJ के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है कि सिखों का कत्लेआम किया जा रहा है बैनुल-अक़वामी सरजमीन पर। चंद बरस कबल भारतीय हुकूमत ने अपनी रियासत पंजाब के इलाके में सिखों के लिए अलहदा वतन खालिस्तान के लिए सरगर्म मुहिम चलाने के लिए जिनको कत्ल किया गया है उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया था। भारतीय हुकूमत ने नजर को मतलूबा फहरिस्त में शामिल किया था और उन पर इल्जाम लगाया था कि वो अलहदगी पसंद ग्रुप की नेटवर्किंग और तरबियत में सरगर्म अमल है। कनाडा और दीगर जगहों पर बहुत से लोगों ने इल्जाम लगाया कि नजर की मौत के पीछे भारतीय हुकूमत का ही हाथ है, इसीलिए इंडिया के खिलाफ वहां पर मुजाहरे भी शुरू हो चुके हैं। अलहदा सिख रियासत यानी खालिस्तान की मुहिम और जदोजहद की जड़ें हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक और मजहबी खतूत पर
बड़े सगीर हिंदो पाक की तकसीम से वाबस्ता है। 1947 में तकसीम हिंद की वजह से मुसलमानों को नया बनने वाला मुल्क पाकिस्तान मिला, जबकि हिंदू, सिख और कुछ मुसलमान इंडिया में ही रहे। इस दौरान इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम होने वाले सूबे पंजाब में हलाकत खेज तशद्दुद भी फूट पड़ा था। उसके बाद के सालों में भारतीय हुकूमत ने खालिस्तान की तहरीक को जो है वो बज़ोर तशद्दुद कुचल दिया था। इस दौरान पुरतशद्दुद सिख मुखालिफ फसादात हुए, जिनमें हज़ारों सिख हलाक हुए और इस तहरीक पर पाबंदी आयद कर दी गई। भारतीय हुकाम इसे सिक्योरिटी के लिए ख़तरा करार दिया था उस वक्त, लेकिन आजकल ये तहरीक फिर से इंटरनेशनल हेडलाइंस में आ चुकी है और आए दिन जो है वो ये मामलात जो हैं इंटरनेशनली उठते रहते हैं। आपको याद दिलाते चलें कि गुज़श्ता बरस बरतानिया में खालिस्तान तहरीक से जुड़े हज़ारों सिख जो थे वो इंडियन हाई कमीशन में जाकर वहाँ उन्होंने इंडिया का परचम हटा के अपना परचम लगा दिया था। अब खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह हालिया महीनों में गैर मुतवक्के तौर पर मरने वाली तीसरी मुमताज़ सिख आलमी शख्सियत हैं। जून 2023 में बरतानिया में मुकीम अवतार सिंह खंडरा की पुरस्कार हालात भी हुई थी और इल्ज़ामात जो थे खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के जो उस वक्त के सरबराह थे उन्होंने यही कहा था कि इंडियन एजेंसी ने उन्हें जहर देकर हलाक किया है। अलैदगी पसंद सिंह तंजीम ने इसे भी टारगेट किलिंग करार दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि इंडियन हुकूमत सिख अलैदगी पसंद रहनुमाओं को का सिलसिलेवार कत्ल करवा रही है। इसके अलावा परमजीत सिंह पंजवार, जिसे इंडिया ने दहशतगर्द करार दिया था, उन्हें रवां बरस मई में पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। ये तमाम सूरत हाल आलमी सतह पर इंडिया के लिए कितनी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बना सकती है। इस वक्त कनाडा टोरंटो में वहाँ क्या सूरत हाल है और इंडियन गवर्नमेंट क्या सोच रही है, इंडियन मीडिया ने इस खबर को किस तरह से ट्रीट किया है। हमारे साथ मौजूद हैं टोरंटो से अली मुईन नवाजिश, कॉलमिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं। राजेश जोशी साहब इंडिया के सीनियर सहाफ़ी हैं, बीबीसी में मेरे कोलीग भी रहे हैं। राजेश जोशी साहब आपके पास भी आएंगे। अली आपसे आगाज़ करूंगा मैं कि ये कितनी बड़ी खबर है अमेरिका और इंडियन मीडिया के लिए और फिर इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कैसे ट्रीट किया, और हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होके बराह रास्त इंडिया पर इल्जामात लगा रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के। थैंक यू आदिल भाई फॉर हैविंग मी। ये तो पूरे मतलब कैनेडियन मीडिया के लिए भी यहाँ पर एक शॉकिंग स्टेटमेंट के तौर पे सामने आई कि जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर खड़े होकर इतनी बड़ी बात की। और स्पेशली अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें और इस वक्त जो कनाडा में एनवायरनमेंट है वो देखें कि कनाडा में बात होती रही कि इलेक्शन इंटरफेरेंस की चाइना की तरफ से कनाडा में बात होती रही और कुछ इस तरह के ऑपरेशंस या किलिंग्स की, लेकिन इतनी फोर्सफुली और इतना क्लियरली प्राइम मिनिस्टर का हाउस ऑफ कॉमन्स में ये बात करना वाज अनप्रेसिडेंटेड। और ना सिर्फ उनका बल्कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का भी, और उसके साथ साथ एनडीपी जिनके अपने लीडर जगमीत सिंह हैं, उन्होंने भी हाउस ऑफ कॉमन्स में बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जुल्म करता आ रहा था लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहाँ भी आके हमें मारेगा। तो कनाडा के अंदर एक शॉक भी है और कनाडा ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर बात करता है और इस तरह की एलिगेशन लेवल करता है तो ऑब्वियसली उसके पीछे बड़ी ठोस एविडेंस मौजूद होती है। और फिर ये बात भी सामने आई कि G20 के जो समिट के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने ये बात नरेंद्र मोदी से बराह रास्त उठाई और इसके ऊपर जो था थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर भी हुआ। और ये बात भी सामने आई है कि जोडी थॉमस जो कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और कनाडा के जो इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड हैं सीसिस के, वो भी इंडिया गए और वहां उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से ये बात की है। तो कनाडा के अंदर एक शॉक है। और ये बात याद रखी जाए कि इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन यहाँ एक साइजेबल नंबर है। इस वक्त 4% ऑफ कैनेडियन पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन है, जिसमें 2.1% सिख्स हैं। तो कनाडा के अंदर ये बड़ी एक शॉकिंग तरीके से इस खबर को देखा जा रहा है और इसको बड़े इंटरेस्ट से फॉलो किया जा रहा है। और ये भी अब इट रिमेन्स टू बी सीन के आगे कनाडा और उसके पार्टनर्स क्या एक्शंस लेते हैं। ठीक,
राजेश जोशी साहब, एक तो इस खबर को इंडिया ने तो ऑब्वियसली इसको डिनाई किया है और उसी तरह जवाब भी दिया है। जो वहां पर हाई कमिश्नर हैं उन्हें बेदखल करने के अहकाम भी दिए गए हैं। ओवरऑल जो इंडियन पॉलिटिशियंस है, गवर्नमेंट के अलावा जो ओपोजिशन है, जो कि कोई भी मौका नहीं जाने देती नरेंद्र मोदी पर तनकीद का, क्या उनकी जानिब से कोई ऐसा रद्द अमल आया और मीडिया ने इस खबर को कैसे ट्रीट किया? देखिए, जो हुकूमत हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है वो आप सबके सामने है। हुकूमत हिंदुस्तान ने जो कनाडा के सिफारतकार हैं उनको यहाँ से निकाल दिया है। टिट फॉर टैट एक्शन जो होता है वो हुआ है। ये जो वो क्रेडिबल एविडेंस, जी क्रेडिबल एविडेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही कि अगर वो ये कह रहे हैं कि आपको कोट करके बताता हूं, इंडियन नहीं, मेरी बात सुने राजेश जोशी साहब, मेरी बात, मैं सवाल आपके सामने रखता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। देखिए, जब वो ये कह रहे हैं कि इंडियन स्टेट के एजेंट्स जो हैं वो मुलव्विस हैं इस कत्ल में, उनके पास जितना एविडेंस आ सकता था और वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो अगर ऐसे है तो इल्जामात तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ही है ना। अगर आप किसी और मुल्क में जाके आप पर ये इल्जाम लगता है कि वहां पर उनको कत्ल कर रहे हैं उनके शहरियों को। जी देखिए, ये जो इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं आप, इन्फ्रेंस अलग है वो आपका नजरिया हो सकता है। मैं सिर्फ इन कोट्स जो जस्टिन ट्रूडो ने कहा विद इन कोट्स में अंग्रेजी में पढ़ के बता रहा हूं। ओवर द लास्ट नंबर ऑफ वीक्स कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैव बीन एक्टिवली परस्यूइंग क्रेडिबल एलिगेशंस ऑफ अ पोटेंशियल लिंक। देखिए, ये बड़े डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छे ढंग से ये ड्राफ्ट किया गया बयान। क्रेडिबल एलिगेशंस ऑफ अ पोटेंशियल लिंक बिटवीन एजेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये एस्टैब्लिश हो गया। अभी जानकारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नतीजे में क्या आएगा, इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा। ऑफ कोर्स एस्टैब्लिश तो राजेश जोशी साहब, एस्टैब्लिश तो आगे जाके होगा, लेकिन देखिए ना उनके बयान का जो डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग इंटरनेशनली जितना बहुत स्ट्रांग बयान हाउस ऑफ कॉमन्स में एक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का, फिर उसके बाद यूएस की स्टेटमेंट आ जाती है, यूके की आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया की आ जाती है, तो एक एम्बैरेसमेंट कॉज हुई है इंडिया के लिए। लेकिन ये बात ठीक है, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हिंदुस्तान ने जो बयान दिया है, उन्होंने क्या कहा, कनाडा पे इल्जाम आयद किया है टू प्रोवाइड शेल्टर इन कनाडा एंड कंटिन्यू टू थ्रेटन इंडिया सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। क्योंकि ये हिंदुस्तानी हुकूमत का मौकफ है, मेरा जाती ओपिनियन नहीं बता रहा हूं मैं आपको। हिंदुस्तानी हुकूमत ये कहती है कि हिंदुस्तान को ये टुकड़े में खालिस्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन जो कत्ल हुआ है, जो निज्जर का कत्ल हुआ है, क्या उसमें इंडियन एजेंसीज मुलव्विस थी या नहीं थी, सवाल ये है। बहरहाल कहने का मेरा मतलब ये है कि दोनों के बीच में ये जो बातचीत चल रही है, बहुत ज्यादा इससे ऐसा आउट ऑफ द वे ये जाएगा नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में ट्रेड होता है। 4.1 बिलियन जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, 4.6 बिलियन यूएस डॉलर के वर्थ जो है कनाडा इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। बिजनेस अपनी जगह चलता रहेगा, लेकिन ये इंडिया की तरफ से, और देखिए आपको मालूम था कि यहाँ पर जब G20 में वहाँ के वजीर आजम आए, तनाव और ये तो दोनों के बीच में जाहिर था, 2 दिन उनको यहाँ एक्स्ट्रा रुकना पड़ा ट्रूडो साहब को, और आपस में एक दूसरे की बात हुई। राजेश साहब, मैं जरा अली को, ठीक है, अली मोइन साहब ये बताइएगा कि ये जो जी इन्वेस्टिगेशन जो है, अली मोइन आप हमारे साथ हैं? जी जी जी, ये जो कनाडा में इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या ये इन्फ्लुएंस भी हो सकती है? और इतना बड़ा इल्जाम लगा देना, अभी तो सिर्फ इल्जाम ही है, क्या वैसे ही मतलब कनाडा में इससे पहले कभी ऐसा हुआ, वो भी एक प्राइम मिनिस्टर का? मतलब हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस? नहीं, अदरवाइज दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि मैंने कहा कि अभी गवर्नमेंट पे जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट फॉरेन इंटरफेरेंस और इस तरह के फॉरेन मामलात में बड़ी हसास तरीके से चलती रही है। यहाँ पर बहुत एलिगेशंस और ऑपोजिशन ने बहुत जस्टिन ट्रूडो पे प्रेशर भी डाला इन टर्म्स ऑफ चाइना, इन टर्म्स ऑफ ईरान, इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू अदर कंट्रीज कि आप फॉरेन इंटरफेरेंस के ऊपर स्टेटमेंट्स दें, इन्वेस्टिगेट करें, और वो बड़े हसास तरीके से चलते रहे। और इसलिए इतना ओपनली, इसलिए सबको यहाँ शॉक भी लग रहा है और सब इसको बहुत सीरियसली भी ले रहे हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट के अंदर इतनी फोर्सफुली और इतने क्लियरली ये आर्टिकुलेट की है बात। दूसरा कि एट व्हाट कॉस्ट, देखें, कनाडा और इंडिया का ट्रेड डील एक्सपेक्टेड था, जो टॉक्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सस्पेंड हुई,
और वो ट्रेड डील कनाडा के लिए भी इंपॉर्टेंट था, ऑब्वियसली इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट था। तो इससे ये जाहिर होता है कि कनाडा हैड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, और ना सिर्फ कैनेडियन गवर्नमेंट बल्कि यहाँ जो सीसेस है, जो कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, और जो RCMP है, वो कई हफ्तों से ये बात प्रेस के अंदर पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो रही थी। जर्नलिस्ट कह रहे थे कि इस तरह की एलिगेशन सामने आ रही हैं। तो ऑब्वियसली इस कनाडा के अंदर जब ये बात जस्टिन ट्रूडो ने की है तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी भी है, एक क्रीडेंस भी है, जिसको बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है। और कनाडा इज डूइंग इट at the cost of a trade deal. Canada is doing it to protect its sovereignty, जो बड़ा क्लियर हो रहा है। और जो पोटेंशियल लिंक्स की बात की जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये जरूर कहा, लेकिन आप फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज देखें, जोडी थॉमस जो हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनका इंडिया जाना, जो कनाडा के इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड हैं, उनका इंडिया जाना, अपने काउंटर पार्ट से बात करना, ये इसकी सीरियसनेस शो करता है। और ये बात भी सामने आ रही है कि निजार साहब को कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक प्लॉट के बारे में आगाह भी किया था पिछले साल, कि एक प्लॉट टू किल हिम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो दीज थिंग्स आर वेरी सीरियस। इसको आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कोई पोटेंशियल दूर दराज का लिंक है। ठीक है, अली मोइन नवाजिश साहब और राजेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, जहां वो आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। काफ़ी तनकीद भी हो रही है, जिनमें डॉन के सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल की एक ट्वीट आपके सामने रखते हैं, जिनके बकौल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के 5 में से 4 अराकीन, बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन ने शिरकत नहीं की और भारत में भी इसमें शरीक नहीं हो रहा। लेकिन पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। इसकी क्या वजह है? इससे पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी को जनरल असम्बली के इजलास में सिर्फ उन्हें ही जाना चाहिए था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में रहते हुए इलेक्शन के अमल को तेज करें। उनका यह भी कि मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि हमें इलेक्शन की तारीख दे दी जाए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो होना चाहिए। अगर मैं खुद मौजूद होता कैबिनेट में, शायद मैं ये तजवीज देता वजीर आजम को कि वजीर खारजा को नुमाइंदगी करने दें। जो हमारा एतराज़ात थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, वो हमने सदर जरदारी साहब को इख्तियार दिया है। हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए, वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर जरदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए। हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमिश्नर से कि वो हमें इलेक्शन डेट दें। बिलावल भुट्टो की जानिब से पंजाब में जोरों शोर से इलेक्शन मुहिम भी जारी है, जिनमें उनकी जानिब से नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी जो है मुसलसल की जा रही है। बिलावल भुट्टो तवातुर के साथ इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रहे हैं, जिसका इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी कमेटी के काम का जायजा लिया और इस पर इत्मीनान का इजहार किया। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज के मुताबिक हल्का बंदी कमेटियों को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो अपना काम हर सूरत रवां साल 26 सितंबर तक मुकम्मल कर लें, ताकि 27 सितंबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की इशाअत को मुमकिन बनाया जा सके। दूसरी जानिब नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज पार्टी टिकट इजलास से ऑनलाइन खिताब किया और उनका यह कहना था कि हमने अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। कौम को मालूम होना चाहिए कि इस कौम के मुजरिम कौन है और कौम को उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया, और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया है ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। पीडीएम जो है ये अपना ना करते, डिफॉल्ट से ना बचाते तो आज शायद पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है। बिलावल भुट्टो की निगरान वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अमेरिका पर तनकीद की कानूनी और आईनी हैसियत क्या कोई है, या वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? और फिर इलेक्शन की तारीख का मामला है, फिर नवाज शरीफ साहब का ये कहना कि
कौम के जो मुजरिम हैं, और यकीनी तौर पर उनका इशारा 2014-15 ऑनवर्ड्स जिस तरह से नून लीग इल्ज़ाम लगाती है कि एक सियासी इंजीनियरिंग की गई जिसमें नवाज शरीफ को निकलवाया गया, फिर उसके बाद चेयरमैन पीटीआई को वज़ीर आज़म बनवाया गया, तो उनका अभी भी मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान आज जिस नहज पर खड़ा है उसमें ज़्यादा किरदार उस सियासी इंजीनियरिंग का है और उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। पिल्डेट के सरबरा मारूफ कॉलमिस्ट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, एक तो जो बिलावल भुट्टो साहब हों या बाकी लेफ्ट राइट भी तनकीद ये हो रही है कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसे वक्त में नहीं जाना चाहिए था जनरल असेंबली के इजलास में, फॉरेन मिनिस्टर वैसे ही वहां पे थे, वो नुमाइंदगी कर लेते। कितना वजन है इस एतराज में? बहुत शुक्रिया। देखिए, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से ये कहा जा रहा है कि आप अपने इंतखाबी अमल को तेज करें और इंतखाबात जल्दी से करवाएं। अब ये वो काम है जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के हैं नहीं, वो चाहें भी तो इंतखाबी अमल को तेज नहीं कर सकते। इंतखाबात का जो तमाम तर अमल है वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को कम अज़ कम इतनी इजाज़त तो होनी चाहिए कि वो ये फैसला करें कि क्या वो खुद उसमें शरीक हों या किसी को भेजें। अब देखिए, ये दोनों ही बातें सही हो सकती हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स होती हैं जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर को पता होती हैं। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मिलने के लिए सिर्फ दरवाजे उसी वक्त खुलेंगे जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ मौजूद होंगे, और वो शायद बेहतर अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर सकें, लॉबिंग कर सकें। मेरे ख्याल में हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब बहुत काबिल डिप्लोमेट हैं, लेकिन जो नुमाइंदगी के लिए जो आपकी पोजीशन होती है वो बहुत अहम होती है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर ये फैसला किया है तो फिर ये ठीक है, वो जितना मुख्तसर वहाँ रह सकें, गालबन 2 या 3 दिन के लिए गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छी नुमाइंदगी करके आए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरे ख्याल में ये तनकीद वाजिब नहीं है उनके ऊपर। अच्छा अहमद बिलाल साहब, बिलावल भुट्टो साहब जो है तवातुर से एक तो इलेक्शन कमीशन से तारीख देने का मुतालबा कर रहे हैं, ये कितना जायज मुतालबा एक ऐसे वक्त में जब एक प्रोसेस शुरू हो चुका है डिलिमिटेशंस का, वो कंप्लीट होगा? क्या उसके बाद आइन और कानून क्या कहता है कि उसके बाद क्या तारीख दी जाए या अभी से ऐलान किया जा सकता है? साथ में वो लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला भी कर रहे हैं, ये गिला वो किससे कर रहे हैं? और उनकी तोपों का रुख जो है वो नून लीग की तरफ हो चुका है ऑलरेडी। जी देखिए, इंतखाबात की तारीख तो मेरे ख्याल में इस वक्त दी जा सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये पहले बता चुका है कि उन्होंने किस तारीख तक डिलिमिटेशन को फाइनली क्लोज कर देना है, मुकम्मल कर देना है, और वो 30 नवंबर की तारीख है। अब 30 नवंबर को होता है तो उसके बाद फिर 54 डेज का इलेक्शन साइकिल होता है, 60 डेज लगा लें तो ये कोई डेज बनेंगे। पोलिंग डेट लास्ट वीक ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, तो ये बहुत आसानी से इलेक्शन कमीशन ये डेट दे सकता है और उसे दे देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसकी वजह से जो अनसर्टिनिटी है पूरे मुल्क में, बेयकीनी की कैफियत है और उसकी वजह से कुछ परेशानी भी है, वो ख़त्म हो जाएगी और लोग फिर यकसू हो जाएंगे। लोग अब इस बात के लिए तो ज़हनी तौर पे तैयार हो गए हैं कि अब चूँकि पहले ही महीना सवा महीना गुजर गया है असम्बली की डिलिमिटेशन को, तो 90 रोज़ में तो इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन कम अज़ कम आखिरी हफ्ता जनवरी का या पहला हफ्ता फरवरी का उसमें तो हो जाए। तो इसलिए डेट दे देंगे तो लोग शायद पुरसकून हो जाएंगे। ठीक, अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अभी आने वाले हैं। दूसरा एक तो आपसे ये पूछना था कि आप क्या समझते हैं कि आईनी और कानूनी तौर पर उनके जो मसाइल हैं वो कोई ज़्यादा पेचीदा तो नहीं हो जाएंगे? दूसरा, जो पिछले 16-17 महीने से जो नून लीग ने जो कैपिटल लूज किया उसका इदराक उनको भी है, लेकिन उनका वो ये कह रहे हैं कि जी जो हमारे साथ हुआ 3-4 साल जो सियासी इंजीनियरिंग करके और ये पूरा कुछ करवाया गया, उनको कटहरे में लाया जाए। तो वो तो इल्ज़ामात जो हैं वो तो साबिक डीजीआई जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब पे ही लगाते हैं। तो क्या एक दफ़ा फिर आने से पहले ही कन्फ्रंटेशन वाली तरफ जा रहे हैं मियाँ साहब? देखिए, जो कन्फ्रंटेशन है और इस तरह की तनकीद है ये पॉलिटिकली बहुत यूजफुल होती है, बहुत फ़ायदा होता है। आपने बिलावल भुट्टो साहब का पूछा था, तो बिलावल भुट्टो साहब का जो इस वक्त एक एग्रेसिव टोन है वो भी उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो ये समझते हैं कि इस तरह की टोन का उनके हामियों में और जो लोग दरमियान में फेंस सिटर्स हैं
उनमें इसका फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की जो अग्रेसिव गुफ्तगू थी, उसके नतीजे में उनको जो फ़ायदे हुए उसको देखते हुए तो अब हर लीडर ये कोशिश करता है कि वही अंदाज़ अपनाया जाए। तो इसलिए अगर मियां नवाज शरीफ साहब इस तरह की कोई टोन अपनाएंगे जिसके वो पायनियर हैं, क्योंकि सबसे पहले नाम लेके जिन्होंने तरकीद की थी वो तो नवाज शरीफ साहब थे, वो उन्होंने तो इसलिए उनको फ़ायदा भी बहुत हुआ था। तो मेरे ख्याल में वो ये सब सियासी जो दाव पेच है उनका एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे वो आएंगे तो मेरे ख्याल में उनको कुछ सीरियस कानूनी मामलात हैं जिनका सामना करना होगा। अगरचे अब वो ये तो नहीं कह सकेंगे कि उनके मुखालफीन अदलिया में बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब जो भी फैसला होगा वो आइन के मुताबिक होगा, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक होगा। लेकिन चैलेंज उनके ऊपर ज़रूर होगा, क्योंकि उनके लिए जो लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटका दी गई थी, वो उसे ख़त्म करने के लिए क्या एक आम कानून काफ़ी है या उसके लिए लाजम है कि एक आइनी तरमीम की जाए। ये फैसला होना बाकी है, और ये मेरे ख्याल में अब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को टेकअप करेगी और उसका फैसला होगा। तो वो अगर फैसला हो जाए तो फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनकी जो ओरिजिनल सज़ा है उसको भी ख़त्म होना है। तो कुछ कई किस्म के मल्टीपल चैलेंजेस सामने हैं। कल आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम इसी मौजू पे किया था, बहुत अच्छी बातें थी उस पर, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अभी भी उनके चैलेंजेस बाकी हैं। वो जब यहाँ आएंगे तो उससे पहले उनको एक प्रोटेक्टिव बेल मिलनी चाहिए। शायद उसकी कोशिश हो रही होगी कि वो आएँ तो उनको अरेस्ट करने की कोशिश ना हो, वो जब तक अदालत पे पेश हों उनको प्रोटेक्शन हासिल हो, और फिर अदालत फैसला करे कि उनको बेल मिल जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी या नहीं होगी। तो उनके लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं। आईनी और कानूनी चैलेंजेस जरूर मौजूद है नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए, लेकिन वो 21 अक्टूबर को वापस आने का फैसला कर चुके हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल जो कि साल से खसारे में जा रहा है, और जितनी भी सिख बीमार इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो PIA हो, पाकिस्तान स्टील मिल हो, पाकिस्तान रेलवे हो, तकरीबन 1000 अरब रुपए सरकारी खजाने से हर साल वो ज़ाया जा रहा है सिर्फ इन 3 सिख इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। प्राइवेटाइजेशन की भी बात हो रही है, PIA की खसारे की भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता कई हफ्तों से कौमी एयरलाइन PIA अपने माशी बुरान के बायस खबरों में है। PIA खसारे में जो है वो तो बरसों से है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि अब PIA का माहाना खसारा 13 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। माहाना आमदन PIA की 22 अरब है, अखराजात 35 अरब रुपए हैं, जिनमें से 11 अरब सिर्फ सूद और कर्ज की अदायगी पर सर्फ हो जाते हैं। मजमूई खसारा 740 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। PIA ने कमर्शियल बैंकों से हुकूमती गारंटी पर 260 अरब रुपए कर्जा लिया हुआ है। एयरलाइन को FBR को भी 1 अरब 25 करोड़ रुपए टैक्स अदा करना है, जबकि PIA सिविल एविएशन को जो माहाना 1 अरब अदायगी करनी होती है वो भी 1 अरब से ज्यादा नहीं कर रहा, जिसके बाद FBR ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदम अदायगी पर PIA के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे, और PIA को पाकिस्तान स्टेट ऑयल से भी तैयारों के लिए ईंधन मिलने में मुश्किलात का सामना था। फंड्स की कमी की वजह से गुज़श्ता हफ्ते ही PIA का फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ, जबकि अमले की तनख्वाहें अदा नहीं की गई। लेकिन रवा माह PIA की तहरीरी तौर पर अदायगी की यकीन दहानी करवाए जाने पर FBR ने कौमी एयरलाइन के अकाउंट्स बहाल किए, जिसके बाद कहीं जाके PIA बैंकों से मजीद 17 अरब रुपए कर्ज लेने में कामयाब हुआ, और यूं इंतजामी उमूर दोबारा बहाल होना शुरू हुए। अफसरान और मुलाजमीन की रवा माह की तनख्वाहें उसके बाद जारी हुई, लीज किए गए जहाज़ों की अदायगियाँ भी उसके बाद शुरू हुई। वाजिबात की अदायगी के बाद फ़िज़ाई बेड़े में शामिल 7 जहाज़ उड़ान भरने के लिए अब तैयार हैं, लेकिन इस दौरान तैयारे ग्राउंड होने के सबब कौमी एयरलाइन को यौमिया 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ। इस दौरान वज़ारत ख़जाना ने PIA के कर्ज और खसारा बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया था, जबकि निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने निजकारी डिवीज़न और PIA इंतज़ामिया से निजकारी प्लान मांग लिया है। निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ इस हवाले से पहले ही वाज़ेह है। चंद रोज़ पहले जो है वो उन्होंने कहा था कि हम पूरी ताकत से जो है निजकारी करेंगे। ये रेलवे ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। मैं किसी इदारे का नाम नहीं लूँगा, वो पूरी लिस्ट है तो आपको भी पता है। हम
उस तमाम जो पहले से मंजूर शुदा जो लिस्ट है उस पर हम जाएंगे, पूरी ताकत के साथ जाएंगे, उनकी निस्कारी करेंगे। आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सहाफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने अपनी फ़रोख्त और ज़रूरी अखराजात के दरमियान 153 बिलियन रुपए के सालाना खसारे को पूरा करने के लिए डोमेस्टिक कर्ज़ों की अदायगी रोकने की दरख्वास्त की है, क्योंकि हुकूमत किसी नए बेल आउट के बगैर एयरलाइन को बचाने के लिए कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही है। जबकि नए तैनात होने वाले वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने अबूरी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर से PIA के हवाले से फैसला करने के लिए मुलाकातें शुरू कर दी हैं। हाल ही में वजारत निश्कारी में होने वाले इजलास में PIA के कर्जों की तंजीम नो के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। फवाद हसन फवाद को एयरलाइन की निश्कारी का काम सौंपा गया है, लेकिन मुख्तलिफ मसाइल की वजह से ये अमल शायद जल्द मुकम्मल ना हो पाए। इसी खबर के मुताबिक हुकूमत ने PIA की निश्कारी का फैसला किया है, लेकिन इंतजामिया उसकी इंतजामी और कॉर्पोरेट तंजीम नो के लिए 6 से 8 माह का वक्त मांग रही है। डॉन न्यूज़ ने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि PIA अब फ़ाल निश्कारी कमीशन की फहरिस्त में शामिल है। उन पर गौर व खोज के लिए कई ऑप्शंस भेजे गए हैं। अगर हिकमत अमली निश्कारी अगली जो हिकमत अमली है वो उस निश्कारी कमीशन ही वो तय करेगा, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से इनकार किया। तो इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सलीम मांडवी वाला, जो कि निश्कारी को भी बड़े करीब से देखते हैं, उसके अलावा सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के सरबरा भी हैं, एविएशन कमेटी के भी वो मेंबर हैं, और उसके अलावा मारूफ सहाफ़ी और एविएशन एक्सपर्ट ताहिर इमरान मियाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर सलीम मांडवी वाले साहब बहुत शुक्रिया। आगे जाकर ताहिर इमरान मियाँ भी हमें ज्वाइन करेंगे इसी मौजू पर, लेकिन आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। PIA की निजकारी की बात हो रही है और जाहिर बात है ये बार बार आपकी कमेटियों में इस पर डिस्कशन भी हो चुकी है। एक तो ये कि क्या वे फॉरवर्ड जो है, अब वक्त आ चुका है कि जितनी सिक इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन आज चूंकि हम PIA की बात कर रहे हैं कि इसको बस प्राइवेटाइज कर दिया जाए, लेकिन इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या आ सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए जी, ये मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ कि हम जो ये SOEs हैं, जो ये लॉसेस कर रही हैं, इनको हम किसी तरीके से सही करें, इनको हम प्राइवेटाइज करें, इनको हम आउटसोर्स करें। कई ये बातें होती रहती हैं, मगर मुझे इसमें कोई सीरियसनेस नजर नहीं आती। और सडनली पता चलता है 20 बिलियन दे दिए, 30 बिलियन दे दिए इदारे को, और फिर वही यही चीज स्टील मिल के साथ होती है, यही चीज PIA के साथ होती है, रेलवे के साथ होती है। जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं जो नुकसान में चलते हैं, हमें तो पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि हमने इनको चलाना है खुद, या इनको हमें कोई और मेथड निकालना है इनको चलाने के लिए। मांडवी वाले साहब खुद कैसे, देखिए खुद तो चलाते चलाते ये हाल हो गया है कि तकरीबन 13 अरब रुपए पर मंथ जो है सिर्फ PIA के लॉसेज हैं, 13 अरब ऑलमोस्ट। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, या तो आप डिसाइड कर लें कि इनको खुद चलाना है और इसको सीरियसली इनके बारे में कुछ करें। ये जो आधा तीतर और आधा बटेर है ना कि जी इसको प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में भी डाला हुआ है और इसको चला भी रहे हैं, तो ये इसीलिए मतलब इट हैज टू बी डिसाइडेड कि भाई इनके साथ क्या करना है और उसके ऊपर फिर आप सीरियसली काम करें। यहाँ ये होता है कि जी ये करना है, फिर उसके बाद जी नहीं जी अभी इसको नहीं सर, अभी तो मांडवी वाला साहब, अभी तो फवाद हसन फवाद को मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया और उन्हें पहला टास्क ही यही दिया गया है कि आपने PIA को प्राइवेटाइज करना है। देखें, मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको कि केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे कोई चीज प्राइवेटाइज करेगी। आदिल साहब, मुझे नंबर 1 ये बता दें आप। देखें, ये चीजें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है करना, अगर आप करना चाहते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट का मैंडेट आपको पता है क्या है, वो कहां से इतने बड़े बड़े डिसीजन लेगी, और अगर लेना भी चाह रही है तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगे। इसमें कई डिसीजन ऐसे लेने वाले हैं जो कि पॉलिसी से रिलेटेड हैं, लॉ से रिलेटेड हैं। हमने जाते जाते एक लॉ पास किया PIA के लिए कि, और ये पहले भी हम पास कर चुके थे, आपको पता होगा, जिसमें हम
सारे पीआईए के एसेट्स। अब ये दोबारा हमने फिर कानून पास किया है 1-2 दिन पहले गवर्नमेंट के जाने से। तो मैं समझता हूँ कि इसमें 1.5 साल हम बैठे रहे, हमने कुछ नहीं किया, 4 साल वो बैठे रहे। मतलब मैं तो ये इसमें सिर्फ वो देखता हूँ कि जी बस किसी तरीके से अपना टाइम गुजर जाए। ठीक। तो जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी तब तक कोई भी चीज सही नहीं होगी। ठीक, नाज़रीन वक्त पे चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। ताहिर इमरान मियां ने भी हमें ज्वाइन किया है, एविएशन एक्सपर्ट हैं, मारूफ जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी से वाबस्ता रहे हैं। ताहिर साहब, मांडवीवाला साहब तो कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है और साथ में उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया है कि केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे और इतना जल्दी कैसे प्राइवेटाइज करेगी, ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है। लेकिन ये तो वैसे एक पास नमाज था, लेकिन आपको क्या ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स क्या नजर आते हैं पीआईए की प्राइवेटाइजेशन में? क्या ये मुमकिन है? देखिए, मांडवीवाला साहब जो बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बगैर पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के केयर टेकर हुकूमत जो है वो ये काम नहीं कर सकती। पिछली हुकूमत ने, यानी नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, उन्होंने जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया था तो उस वक्त पार्लियामेंट में ये कंसेंसस डेवलप किया गया था कि पार्लियामेंट की मर्जी के बगैर पीआईए का कुछ नहीं किया जा सकता। तो मुझे समझ नहीं आती कि फवाद हसन फवाद जो उस गवर्नमेंट का हिस्सा थे वो किस बिरते पर आते आके कह रहे हैं कि पीआईए को जो हम प्राइवेटाइज करेंगे। लेकिन मेरे पास आदिल आपके लिए एक बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि फवाद हसन फवाद साहब का प्लान ये है, और मेरे रिलायबल सोर्सेज ये मुझे बता रहे हैं, और आपको भी पता है कि मेरे से ज्यादा रिलायबल सोर्सेज पीआईए में किसी के नहीं है, कि इनका प्लान ये है कि इन्होंने आके कहा है कि हम जनवरी से पहले हालात इस किस्म के कर देंगे कि ये एयरलाइन बंद कर दी जाएगी। उन्होंने आते आके कहा है पीआईए को कि आप 2-3 महीने के अंदर, ये मैं आपको एक्सक्लूसिव बता रहा हूं, कि ऑपरेशंस को वाइंड डाउन करें। प्लानिंग जो है वो 3-4 महीने से ज्यादा की ना करें, और पीआईए के स्पोक्स पर्सन को मना कर दिया गया है कि वो किसी किस्म का कोई बयान नहीं जारी करेगा। और साथ ये कह दिया गया है कि एयरलाइन जो है वो किसी किस्म की रिक्रूटमेंट, किसी किस्म के फ्यूचर ऑर्डर्स प्लेस ना करे। जिसका मतलब ये है, और अभी चंद दिन पहले अचानक से, यानी पीआईए के माली मामलात कोई अचानक से खराब नहीं हुए। पीआईए 2017 से ओपन मार्केट से हुकूमत की सॉवरेन गारंटी पे बोरो कर रही है। उसमें हुकूमत की सिर्फ इतना होता है कि कहते हैं अच्छा ठीक है हम गारंटी देते हैं, वो जाके पैसे ले लेते हैं। ये अचानक से जो मीडिया में बात आई है उस नैरेटिव का हिस्सा है, उस नैरेटिव बिल्डिंग का हिस्सा है कि रायम्मा इस तरह हमवार की जाए कि जी अब इसको बंद ही कर दिया जाए। तो फवाद हसन फवाद साहब जो है वो स्ट्रेटेजिकली इस रायम्मा को हमवार करने के लिए एक पूरा का पूरा ड्रामा करेंगे। आने वाले में देखते जाइएगा। वैसे ये बहुत बड़ा ये इतनी ठीक है। ये जो आप फरमा रहे हैं ताहिर इमरान मियां, इस पर तो फवाद हसन फवाद का वर्जन भी बनता है, और वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कल के प्रोग्राम में उनसे लें, क्योंकि आपका दावा है कि वो बंद करवाना चाह रहे हैं पीआईए को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको 3 बातें बताता हूं। उन्होंने आते आके मीटिंग की पीआईए से और उससे कहा कि जी 3 से 4 महीने से ज्यादा की आप प्लानिंग ना करें। उन्होंने आते आके उनसे कहा कि किसी किस्म की एक्सटर्नल कम्युनिकेशन नहीं होगी। हालांकि पीआईए बहुत ओपनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका स्पोक्स पर्सन हमेशा अवेलेबल होता है। आज आपकी टीम ने भी उससे राब्ता किया मुझे पता है, और उनकी बात भी उसने ही रिफ्यूज्ड टू कम ऑन योर शो बिकॉज ही स्टॉप्ड। तो बात ये है कि ये अगर कोई सिनिस्टर प्लान है तो ये इस हुकूमत की मजाज नहीं है। अगर ये प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, उसको शफाफ तरीके से किया जाए। रियासत का, अवाम का अरबों रुपया लगा हुआ है इस एयरलाइन के ऊपर, उसको एमए आप बंद नहीं कर सकते, ये मजीद नुकसान होगा। ठीक। अच्छा मांडवीवाला साहब, आखिर में आपसे क्या ये मामला जो है किसी भी कमेटी में इस वक्त है ज़ेर गौर, या सिर्फ फवाद हसन फवाद साहब ही डील कर रहे हैं इसको? नहीं, देखें अभी ये तो अब पता चला है कि फवाद हसन साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है पीआईए में जाके, मुझे तो नहीं पता। तो अब जब एविएशन की कमेटी होगी तो मैं ये बातें वहाँ रेज करूंगा और पता करूंगा कि भाई ये क्या करने जा रहे हैं आप और कैसे करने जा रहे हैं, और किसने ये मैंडेट दिया है कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, केयर टेकर गवर्नमेंट। तो मुझे जो इनकी बातों से भी पता चला है, फील हो रहा है कि शायद वो ये तैयारी करने जा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट टू कम। और फवाद हसन साहब को शायद ये यकीन है कि हमारी गवर्नमेंट आएगी पीएमएलएन की तो हम इसको प्राइवेटाइज करें।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।